नमस्कार दोस्तों। हर बार की तरह इस बार भी एक नई क्लास के साथ एक नई चीज़ों को समझने के लिए आज आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने जो कंडीशन मैंने मेंशन किया है वो है आपका सिंस, SINCE। आपने कई बार इसके बारे में पढ़ा होगा और आपको पता है कि हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, वहाँ पे इसका यूज़ आ जाता है। इसके पहले जब हम लोग क्लासेस पढ़ते थे, खास करके जब हम लोग टेंस पढ़ते थे एकेडमिक में, तो टेंसेस जब आते थे तो आपको पता है कि हर टेंस के 4 हिस्से होते हैं। पहला आपका सिंपल होता है, फिर उसके बाद कंटिन्यूअस होता है, फिर परफेक्ट होता है, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। उसमें हमने सिंस के बारे में और प्लस इसका एक भाई और है फॉर के बारे में हम लोगों ने ठीक ठाक तरीके से पढ़ा है। लेकिन कहीं कहीं मैंने अक्सर करके देखा है कि कुछ बच्चों को आज भी इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, खास करके सिंस और फॉर को लेकर के। वो अपना एक अलग मुद्दा है, उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे, एक अलग क्लास मैं बनाऊंगा उसका, और उस पर हमारी बातचीत होगी कि सिंस और फॉर को एग्जैक्टली हम कैसे यूज करते हैं। लेकिन इनकी जो क्राइटेरिया है सिंस और फॉर के, ये यहीं तक नहीं है। फिलहाल सबसे पहले तो मैं सिंस की अपनी एक अलग क्लास पढ़ाऊंगा, फॉर की एक अलग क्लास चलेगी, क्योंकि हमें ये पता चले कि सिंस और फॉर जो हमने पढ़ा हुआ है वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंसेस में केवल वहीं तक नहीं है, इसकी क्राइटेरिया और आगे तक गई हुई है गाइस। यहाँ पे आप देख ले, मैंने फॉर नॉट हैविंग मच टाइम मैंने पहले से ही चीजों को मेंशन कर दिया है, सो दैट इट कुड बी क्वाइट इजी टू मेक यू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम सिंस को कई तरीके से यूज कर रहे होते हैं गाइस। एक तो हम प्रीपोजिशन की तरह यूज करते हैं, एक हम एडवर्ब की तरह यूज करते हैं जिसका हिंदी में मतलब होता है तब से। क्या एग्जांपल होगा मैं समझा दूंगा। और एक कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वैसे तो कंजंक्शन की कई क्लासेस मैं अक्सर पढ़ाता रहता हूँ, लेकिन YouTube पे मैंने कंजंक्शन की क्लास अभी कोई स्टार्ट की नहीं है। उसको जब मैं स्टार्ट करूंगा तो हर एक बारीकियों पे, हर एक पॉइंट पे फोकस किया जाएगा कि क्या होता है गाइस। सबसे पहले बात यह है कि जब आप कोई सेंटेंस बनाते हो, और सेंटेंस में जब हम किसी स्पेसिफिक वर्ड के बारे में बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर वर्ड के बारे में बात करते हैं, उन वर्डों के पहले और उन वर्डों के बाद स्पेसिफिक क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ये समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है गाइस। ऐसा नहीं है कि हमने किसी भी वर्ड को कहीं यूज कर लिया और क्वेश्चन फिर बाद में बनता है कि सर इस वर्ड को जो आपने यूज किया है सेंटेंस में, इसके बाद का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, कैसे कैसे क्या यूज करना होता है गाइस। वही मुद्दा हमारा होगा। अब इसे एग्जांपल मैंने दिया हुआ है। अब ये देख रहे हैं पहले कि जब हम लोग सिंस को एज ए प्रीपोजिशन यूज करते हैं, व्हेन सिंस एक्ट्स एज अ प्रीपोजिशन, तो उसके बाद आप नाउन का यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, प्रोनाउन का जब आप यूज करते हैं ये एक ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आना चाहिए। और जब हम केस की बात करते हैं तो आपको पता है कि केस हमारे कई तरीके के हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो आपका सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस आपका आ जाता है, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव आ जाता है, इसके बाद फिर आपका पॉजेसिव आ जाता है, जिसमें आपको पता है कि एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो ये तो मुद्दे हमारे होते रहते हैं, लेकिन इन मुद्दों पे अभी हमें नहीं जाना है, इसको थोड़ा कट ऑफ रखेंगे, हम लोग इस मुद्दे पे आएंगे इधर। मैंने कई एग्जांपल्स ऐसे लिखा हुआ है और इस एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि कौन कौन सा वर्ड सिंस कहाँ कहाँ पे किस तरीके से फंक्शन किया है गाइस। देखेंगे आप, यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है गाइस। पहला एग्जांपल है, ये तो पहला एग्जांपल वही है जो हम लोग एकेडमिक क्लासेस में पढ़ते थे। He has been learning music since August। अगस्त चूंकि आपको पता है कि एक डेफिनेट टाइम को कहीं ना कहीं दिखा रहा है, डेफिनेट टाइम को, इसका हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे जो सिंस है, इट हैज बीन वर्किंग एज अ प्रीपोजिशन, ये अपने आप में एक प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। सवाल पैदा होता कैसे पता चला कि ये प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है, भाई ये भी तो जानना जरूरी है। ऐसा तो है नहीं कि मैंने कह दिया हाँ ये प्रीपोजिशन है तो आपने मान लिया प्रीपोजिशन है। कैसे प्रीपोजिशन है, इसके कंडीशन समझाइए, इसके टर्म समझाइए। आप सबको पता है कि जब भी कोई वर्ड ऐसे में एक प्रीपोजिशन जब सेंटेंस में अपने आप को एग्जिस्ट करता है, तो उसके बाद उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमेशा मान के चलिए कि आप या तो नाउन, प्रोनाउन, और एक और होता है जब आप एक्शन लिखते हो तो एक्शन के लास्ट में आईएनजी आता है गाइस। वो कहने की प्रीपोजिशन की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, अपनी एक डिमांड होती है। फिलहाल तो इसमें लिखा है कि ही हैज बीन लर्निंग म्यूजिक, वो म्यूजिक सीख रहा है सिंस अगस्त से। इसमें आपने सिंस को एक प्रीपोजिशन के रूप में देख लिया। उसके बाद दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आई हैव बीन कीपिंग एन आई। कीपिंग एन आई मतलब एक होता है निगरानी रखना, जैसे हमने अक्सर करके हम लोग बोलते रहते हैं, सोल्जर्स कीप एन आई ऑन बॉर्डर, ऐसे बोलते हैं। तो आई हैव बीन कीपिंग ऑन एन आई ऑन माय ब्रदर सिंस ही स्टार्टेड टू कंज्यूम लिकर। समझ में आ गया? तो यहाँ पे ध्यान देना गाइस, आई हैव बीन कीपिंग एन आई ऑन माय ब्रदर, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है।
उसके बाद लिखा है कि he started to consume liquor, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। अब इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझो। कंजंक्शन का काम क्या होता है गाइस? कंजंक्शन का काम क्या होता है? एक वर्ड तो मैंने लिखा है क्लॉज और एक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस सेंटेंस। समझ में आ गया ना? हिंदी में अगर मैं आपको समझाऊं तो संयोजक यानी कंजंक्शन का काम होता है किसी वाक्यों या दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ना। इसी तरीके से अब जैसे अगर ये दो अपने आप में एक सेंटेंस है, आई हैव बीन कीपिंग एन आई ऑन माय ब्रदर, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। उसके बाद सिंस है, उसके बाद ही स्टार्टेड टू कंज्यूम लिकर, ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है ये सिंस, और क्योंकि दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है इसलिए किसकी तरह काम कर रहा है गाइस? कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। और बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, देखिए बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच समझे आप इन सब चीजों को सेट नहीं कर पाओगे, इसलिए बेसिक जानकारी होना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तीसरे एग्जांपल पे हम आ जाते हैं। इस पे लिखा हुआ है इट हैज बीन मेनी इयर्स आई लेफ्ट दिल्ली, कई साल हो गए मैंने दिल्ली को छोड़ा। सिंस और मैंने छोड़ दिया लास्ट में, ये है एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। एक बात और है, ये पत्थर की लकीर नहीं कि एडवर्ब हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आएगा। एडवर्ब अपने आप को कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है, बस ये अपने रूल को फॉलो करेगा। ये बात हमेशा दिमाग में रखना गाइस। इट हैज बीन मेनी इयर्स आई लेफ्ट दिल्ली, कई साल हो गए दिल्ली को छोड़े मुझे। सिंस समझ में आ गया? यानी कि जब से मैंने दिल्ली को छोड़ा है कई साल हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंस का हिंदी मीनिंग जो आएगा तब से, ऐसा में। उसके बाद लिखा है कि he started working for the company in 1995। सेंटेंस पे ध्यान देना गाइस। He started working for the company in 1995 and has been there ever since। उसने काम करना शुरू किया for the company, कंपनी के लिए, in 1995 1995 में, and has been there और वहां है ever since तब से। समझ में आ गया ना? वो 1995 कंपनी के लिए काम करना शुरू किया और तब से वहां पे है। यहाँ पे जो सिंस का इस्तेमाल किया गया ये भी एक एडवर्ब की तरह यूज किया गया है गाइस। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो सिंस है ये 3-4 सेंटेंसेस में अलग अलग तरीके से अपने रोल को रख रहा है और यही हमें समझना होता है। एरर्स तो यही हमें फाइंड आउट करना होता है। जब सेंटेंस आ जाते हैं तो हमें अक्सर कभी कंफ्यूजन मिल जाती है कि सर हर जगह सिंस का यूज किया गया है तो इसको किस तरीके से यूज किया जाए। सो आई वुड गिव यू मल्टीपल एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दूंगा और उस एग्जांपल में हम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि सिंस का यूज और कितना होता है। सो आई हैव गिवन यू सो मेनी एग्जांपल्स और हम यहाँ पे देखेंगे कैसे क्या है कि बहुत सारी ऐसी सेंटेंसेस जो मैंने यहाँ पे मैनेज किया हुआ है, लिखा हुआ है, इसमें हमें देखना है कि सिंस किस किस एग्जांपल में किस किस तरीके से फंक्शन किया हुआ है। एग्जांपल फर्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, मैंने लिखा है आई हैवंट मेट माई चाइल्डहुड फ्रेंड, मैं अपने बचपन के दोस्त से नहीं मिला। सिंस आई लेफ्ट माई विलेज, जब से मैंने अपने गांव को छोड़ा है। जब से मैंने अपने गांव को छोड़ा है मैं अपने बचपन के दोस्त से नहीं मिला। पहले बात तो ध्यान दो इस आई हैवंट मेट माई फ्रेंड, ये अपने आप में एक, या चाइल्डहुड फ्रेंड, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। आई लेफ्ट माई विलेज, ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। और इन दोनों को जो जोड़ रहा है वो जोड़ रहा है आपका सिंस। तो ये बिना सोचे समझे आंख बंद करके आप समझ जाना कि ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। अब जैसे दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा आई फर्स्ट मेट हर 3 years ago, मैं सबसे पहले 3 साल पहले उससे मिला था। एंड हैव रिमेंबर्ड हर फेस एवर सिंस, आज भी उसका फेस मुझे रिमेंबर है तब से। एक बात हमेशा याद रखना गाइस, यहाँ पे सिंस एक एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह काम कर रहा है, लेकिन एक मुद्दा आपको और समझना है। जब भी हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम को, सिंस को एक एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह यूज करते हैं, खास करके ऐसे एक्शन के लिए जहां पे हम बहुत जोर दे करके बोलते हैं, आज भी याद है, तो उस टाइम को एम्फसाइज करने के लिए हमें सिंस के पहले एवर का यूज करना होता है। नहीं तो कहीं हम केवल सिंस का भी काम चला देते हैं, उसमें एवर का यूज नहीं करते हैं गाइस। तो ये चीजें होती है, तो इसको थोड़ी सी समझने वाली बात है, बहुत माइन्यूट सी पॉइंट, लेकिन समझना जरूरी होता है हमारे लिए। एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा, जेसीपी मैजनी। एक जेसीपी मैजनी और एक गैरीबाल्डी, दोनों का नाम सुना होगा। असल में जेसीपी मैजनी था, एक जेसीपी गैरीबाल्डी था, और ये दोनों इटली के एकीकरण में यूनिफिकेशन ऑफ इटली
में ठीक ठाक काम किए। जैसे आपके इंडियन इंटीग्रेशन जब आप पढ़ते हैं तो इंडियन इंटीग्रेशन में आयरन मैन आप वल्लभ भाई पटेल को या उनकी क्या बोलते हैं कोऑपरेशन को नहीं भूलते हैं। उसी तरीके से जब हम लोग इटली की बात करते हैं, इटली के एकीकरण की बात करते हैं, तो जेसेपी मैज़नी और जेसेपी गैरिबाल्डी का नाम हम नहीं भूलते, इनकी अहम भूमिका रही। सेंटेंस का है वो बहुत अलग मुद्दा है, इस पर देखेंगे। मैंने लिखा है कि जेसेपी मैज़नी हैड बीन वर्किंग ऑन यूनिफिकेशन ऑफ इटली सिंस 1831 से उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। अब यहाँ पे देना सिंस वर्ड का जो हमने यूज किया है, इट इज वर्किंग एज अ प्रीपोजिशन, समझ में आ गया ना। और 1831 ये अपने आप में एक प्रीपोजिशन सॉरी एक पॉइंट ऑफ टाइम की तरह काम कर रहा है जो नाउन की तरह भी रिकॉग्नाइज किया जाता है गाइस। तो यहाँ पे सिंस का एक तरीके से प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। अभी मैं तुरंत बताऊं क्योंकि कुछ एग्जांपल आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे कि आप कहेंगे सर यहाँ पे हल्का कंफ्यूजन हो रहा है कि कहीं सिंस प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है और कहीं कहीं सिंस एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, तो क्या डिफरेंस उसमें है? बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है उसमें, अभी बता दूंगा। चौथे एग्जांपल में मैंने लिखा है कि ही हैज बीन ह्यूज फैन ऑफ बिग बी। वो बिग बी यानी अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन है सिंस ही वेंट इन केबीसी, जब से वो केबीसी में गया हुआ है। यहाँ पे भी सिंस एक कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। ही वेंट इन केबीसी एक अलग स्टेटमेंट है एंड ही हैज बीन ह्यूज फैन ऑफ बिग बी अपने आप में एक स्पेस स्टेटमेंट है। पांचवा एग्जांपल है द फैमिली हैज बीन इन अब्रॉड सिंस 1998। जो फैमिली है, जो परिवार है, वो अब्रॉड यानी विदेश में है सिंस 1988 1998 से। सिंस इज वर्किंग एज अ प्रीपोजिशन, इस सेंटेंस में ये भी एक प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है गाइस। एक एग्जांपल है छठवां, आई गिव अप हैविंग नॉनवेज। मैं नॉनवेज खाना बंद कर दिया या छोड़ दिया। गिव अप मतलब छोड़ना होता है, सेकंड फॉर्म इसका हो जाएगा गिव अप। आई गिव अप हैविंग नॉनवेज, माय मॉम प्रिवेंटेड सिंस। ऐसा में मैंने नॉनवेज खाना बंद कर दिया। कब से? जब से मेरी मम्मी ने मुझे मना कर दिया नॉनवेज मत खाया करो, तब से मैंने मैं बंद कर दिया। आई गिव अप हैविंग नॉनवेज, माय मॉम प्रिवेंटेड सिंस। वहां पे सिंस एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है गाइस। एक लास्ट का सेंटेंस लिखा है पब्लिक गॉट वरीड, पब्लिक परेशान हो गई, दुखी हो गई सिंस दे न्यू अबाउट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण के बारे में आपको सबको पता है गाइस, और उनके बहुत सारे से स्टेटमेंट आते रहते हैं। खास करके जब बात आती है जीएसटी की, तो जीएसटी के जैसे धागे खुलना शुरू होते हैं वैसे भी पब्लिक की जो दिमाग की नसें होती हैं वो टाइट होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे आपने एक नया स्टेटमेंट सुना जब उन्होंने कॉर्न पे ठीक ठाक तरीके से जीएसटी लगा दिया, और आपने कार के बारे में सुना कि अगर आप कार बेचते हैं उसके टर्म्स एंड कंडीशन थे तो वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ जीएसटी देना है। जमीन खरीदारी पे भी करके जीएसटी उस पर देना होता है। ऐसे बहुत दुनियादारी हो चुकी है गाइस। आजकल तो बड़े मीम्स बनते रहते हैं निर्मला सीतारमण पे कि ये काम ज्यादा हो रहा है, 18% का जीएसटी लगाऊं क्या? ऐसे में आपने सुना होगा गाइस। खैर मेन मुद्दा हमारा वो नहीं, मेन मुद्दा हमें ये समझना है कि यहाँ पे सिंस किसकी तरह काम किया है। तो गाइस आप समझ लें कि पब्लिक गॉट वरीड ये अपने आप में एक क्लॉज की तरह काम कर रहा है। किस चीज से वरीड है ये एग्जांपल अभी ये क्लियर नहीं है। They knew about statement of finance minister निर्मला सीतारमण, ये अपने आप में एक सेंटेंस की तरह काम कर रहा है। तो सेंटेंस में ध्यान देना है, यहाँ पे सिंस भी एक कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। अब एक माइन्यूट सा पॉइंट आप समझिए कि सर कहाँ पे हम लोग सिंस को एक प्रीपोजिशन की तरह समझेंगे और कहाँ पे सिंस को एक एडवर्ब की तरह समझेंगे। इसके पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली वे ऑफ प्रीपोजिशन, एग्जैक्टली एक्शन ऑफ प्रीपोजिशन, और आपको ये भी समझना पड़ेगा एग्जैक्ट एक्शन ऑफ एडवर्ब। दोनों आपको समझना पड़ेगा कि दोनों कैसे काम करते हैं। प्रीपोजिशन का काम क्या होता है गाइस? प्रीपोजिशन का काम होता है टू शो द रिलेशन बिटवीन एन एंड एन, यानी कि थिंग एंड थिंग, यानी नाउन एंड नाउन। इन दोनों के बीच में वो कहीं कहीं तरीके से रिश्ते को डिस्क्राइब करता है गाइस, रिलेशन डिस्क्राइब करता है। लेकिन एडवर्ब का काम क्या होता है? एडवर्ब का काम क्या होता है गाइस? एडवर्ब का काम होता है किसी भी एक्शन को, एग्जांपल मैंने लिखा था, किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करना। क्रिया विशेषण है गाइस, वो क्रिया की विशेषता को दिखाता है। क्या एग्जांपल मैंने लिखा? आई गिव अप हैविंग नॉनवेज, माय मॉम प्रिवेंटेड, मेरी मॉम ने रोक दिया। सिंस तब से है सुन में, वो कहीं ना कहीं इसको एक एक्शन को यानी एक मेन वर्ब को क्या कर रहा है गाइस? डिस्क्राइब कर रहा है गाइस, वो एडवर्ब है। तो जिस सेंटेंस में सिंस एक नाउन को कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करेगा, समझ में आ गया ना? यहाँ पे कहाँ चला गया मेरा, ये रहा, ये एक नाउन को डिस्क्राइब करेगा,
वहां समझना कि सिंस अपने आप में एक प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है, और जहां पे सिंस एक एक्शन को डिस्क्राइब करेगा समझ जाना कि वहां पे सिंस अपने आप में एडवर्ब की तरह काम कर रहा है गाइस। होप आप समझ गए होंगे। और ऐसा नहीं है कि सिंस के बारे में जो मैंने समझाया ये पत्थर की लकीर है, बस इतना ही इसकी क्राइटेरिया है। इसकी जब एक फुल ऑफ एक्सप्लेनेशन की क्लासेस में लेकर के आऊंगा, उसमें पूरी की पूरी डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये जो मैंने सिंस के बारे में आपको समझाया है, ये मैंने आपको बताया है कि बाई चांस कभी आपको बोलने का मौका मिल सकता है या रैंडम कभी भी आप एग्जाम में बैठ सकते हैं, तो इन सब चीजों का ठीक ठाक तरीके से आप यूज करेंगे। इसके बाद कल मेरी क्लास आएगी फॉर को लेकर के। जैसे हमने इसका यूज किया है, जहां पे आपको पता चला है कि सिंस का यूज केवल टेंस तक सीमित होकर के नहीं रहता है, उसी तरीके से फॉर का भी यूज केवल समय को दिखाने के लिए नहीं रहता है, उसके अलावा फॉर के और भी यूज होते हैं। उसके बाद जो वीडियो आएगा सिंस और फॉर दोनों एक में कंबाइन करके क्लासेस को मैं लेकर के आऊंगा। होप यू हैव अंडरस्टूड द क्लास, यू मे हैव लाइक्ड इट। तो फिर मुलाकात करेंगे नए वीडियो में और नए जोश नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।